माँ, मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। दिख नहीं रहा रूही, अभी खाना बन रहा है। तो फिर मैं बाहर खेलने जाऊं? तुम्हें ठंड में भी चैन नहीं। एक तो घर के अंदर इतनी ठंड है, ऊपर से तुम्हें बाहर इतनी ठंड में खेलने जाना है। कहीं ठंड लग गई और बीमार पड़ गई तो फिर दवाई पानी कहां से लाएंगे? अरे क्या हुआ बहू, क्यों इस बेचारी को डांट रही है? आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रही हो इस बेचारी पर? माँ जी, एक तो वैसे इस घर का राशन पूरा नहीं होता, कभी नमक तो कभी मिर्ची तो कभी आटा खत्म है। एक तो इतनी दिक्कतों से मैं खाना बना रही हूँ, ऊपर से ये है कि हर वक्त मेरे सर पर खड़ी रहती है। तो बच्ची को डांटने से कौन सा मुसीबतें कम हो जाएंगी बहू? आप ठीक कहती हो माँ जी, बेटा मुझे माफ कर दे। घर की परेशानियों की वजह से मैं सारा गुस्सा तुझ पर निकाल देती हूँ। तभी मालती का पति गगन भी वहां आ जाता है। आ गए आप? आ जाइए, खाना खा लीजिए। क्या बात है जी, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मालती, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है। ये तू क्या कह रहा है बेटे? ऐसे कैसे काम चलेगा? पता नहीं माँ, अब कल से नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। सब आधा पेट खाकर ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को रूही ठंड लगने की वजह से सबको परेशान करने लगती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहू, जरा रूही बिटिया को अच्छे से कंबल उड़ा दे। उड़ा तो रखा है माँ जी, लेकिन इस पुराने और फटे कंबल में छेद ही इतने हैं कि ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सब परेशान होकर जैसे तैसे सोते हैं। अगले दिन रूही जब बाहर खेल रही होती है तो पड़ोस के बच्चे गुलाब जामुन खा रहे होते हैं। रूही ललचाई नजरों से उनके पास जाती है। ये क्या खा रहे हो तुम लोग? इसको गुलाब जामुन कहते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरे पापा शहर से लाए हैं। मुझे भी दो ना, मुझे भी खाने हैं। जा, तुम गरीबों के बस की नहीं है गुलाब जामुन खाना। यश उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आती है। क्या हुआ रूही बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ, मैंने इससे गुलाब जामुन मांगा पर इसने नहीं दिया। मेरा भी बड़ा मन है खाने का। तुम मेरे लिए बनाओगी ना? हाँ, तू घर चल। अब दो ना गुलाब जामुन, दो ना माँ, दो ना। गुस्से में मालती उसे थप्पड़ मार देती है। तभी मालती की सास लता वहां आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही है? आखिर क्यों इस बच्ची को मार रही है? माँ जी, कब से ये गुलाब जामुन खाने की जिद कर रही है। आपको तो पता ही है घर पर एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से इनका काम भी छूट गया है। बहू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं लाला से कुछ सामान उधार ले आती हूँ, तो घर पर ही इसे गुलाब जामुन बनाकर खिला देना। लता लाला की दुकान पर चली जाती है। नहीं, पहले ही तुम्हारा कितना उधार है, ऊपर से मैं और सामान नहीं दे सकता भैया। मजबूरी को समझो लाला, बच्चे का बड़ा मन है गुलाब जामुन खाने का। लता को गिड़गिड़ाता देख लाला उसे थोड़ा सामान दे देता है। लता वो सामान अपनी बहू को देती है। मालती चूल्हा जलाती है, जिसके बाद वो गुलाब जामुन बनाने लगती है। कुछ ही देर में गुलाब जामुन की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर सबसे पहले वो चाशनी के साथ गुलाब जामुन निकालकर अपनी बेटी रूही को देती है। वाह माँ, क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके बाद मालती ने अपनी सास और पति को भी गुलाब जामुन खाने को दिए। वाह बहू, तूने तो बड़े बड़े हलवाइयों को भी फेल कर दिया। सच में मालती, अगर आज तुम्हारी कोई गुलाब जामुन की दुकान होती ना, तो तुम सबको अपने हाथों के गुलाब जामुन से पागल ही कर देती। अरे बहू, तू किस सोच में पड़ गई? माँ जी, इनकी बात सुनकर मुझे एक आइडिया है। क्यों ना मैं और आप मिलकर गुलाब जामुन बनाने का काम शुरू करें और इन्हें बाजार में बेचें? वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बहू तुम्हारा। मैं आज ही जाकर लाला से और सामान उधार ले आऊंगी। हम दोनों कल से ही बाजार में गुलाब जामुन बेचने चल पड़ेंगे। अगले दिन ही दोनों सास बहू गुलाब जामुन बनाकर बाजार में बेचने लगती है। सुबह से दिन हो जाता है, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक छोटा सा लड़का उनकी दुकान पर आता है। मुझे गुलाब जामुन खाने, मुझे भी दो ना। पहले तुम 20 रुपए दो, फिर मैं तुम्हें 2 गुलाब जामुन दूंगी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपया है,
इसी का गुलाब जामुन दे दो ना। मालती को उस पर दया आ जाती है और वो उसे 1 रुपए का गुलाब जामुन दे देती है। अरे बहू, 1 रुपए में भला कौन गुलाब जामुन देता है? माँ जी, उस बच्चे को देखकर मुझे अपनी रूही की याद आ गई, इसीलिए मैंने उसे ये दे दिया। वो बच्चा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। उसमें से ड्राइवर निकलकर बाहर आता है और उनसे 1 प्लेट गुलाब जामुन कार में बैठे अपने मालिक के लिए ले जाता है। गुलाब जामुन खाने के कुछ देर बाद उस कार का मालिक नीरज उनके पास आता है और उनसे कहता है, भाई वाह, क्या स्वाद है आपके गुलाब जामुन में। वैसे मैं यहाँ किसी काम से आया था, ठंड में गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखे तो खाने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। देखिए, शहर में मेरी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्वीट शोरूम के लिए हर रोज गुलाब जामुन बनाकर भेजें। मेरा ट्रांसपोर्टर डेली आपसे वो पिक करने आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको अच्छे खासे पैसे भिजवा दूंगा। ये लीजिए, एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए। ये बात सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद वो घर से ही गुलाब जामुन बनाकर शहर भिजवाने लगी। साथ ही गगन अपने ठेले पर मालती के बनाए हुए गुलाब जामुन बेचने लगा, जिससे उन्हें अब खूब आमदनी होने लगी। अब वो अपने घर पर रूम हीटर, रजाई, कंबल और धीरे धीरे सारा राशन भी ले आए। अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए। अंजलि और प्रज्ञा 2 सगी बहनें थीं। वो दोनों अनाथ थीं। उनके माता पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। सर्दियों का समय था और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो दोनों एक बड़ी सी पाइप के अंदर बैठ जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है। तू बैठ, मैं अभी आग जलाने का इंतजाम करती हूँ। अंजलि थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करती है, फिर आग जला देती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। पिछले 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो पेट भी दुखने लगा है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है और वो प्रज्ञा से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं एक बहुत ही लाचार बहन हूँ जो अपनी छोटी बहन को खाना तक नहीं खिला सकती। अंजलि उसे पानी पिलाकर सुला देती है। उसके सोने के बाद अंजलि खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर वो एक ठेले के पास पहुंचती है। अंकल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी छोटी बहन भूख से तड़पते हुए सो गई है। आप मुझे 2 अंडे उधार दे दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। अबे जा, यहाँ क्या मैंने फोकट की दुकान खोल रखी है जो मुफ्त में खिलाता फिरूं, हैं? अरे तेरे जैसे लोग यहाँ बहुत आते हैं। मेरे ठेले पर सिर्फ उसे ही खाने को मिलता है जो पैसे देता है। भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजलि उदास मन से वापस उस पाइप में आकर बैठ जाती है और अपनी भूखी सोई हुई बहन की तरफ देखती है। फिर वो भी उसके साथ वहीं पर सो जाती है। सोते हुए अंजलि को एक सपना आता है, जैसे उसका सर उसकी माँ की गोद में है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, तुम आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। आपको पता है आपके जाने के बाद ताया ताई जी ने हमारे साथ कितना बुरा किया। उन दोनों ने धोखे से हमारा घर छीन लिया और हम दोनों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हम भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बेटी, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। अब तुम्हें भी अपनी और अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई हूँ। जिस घर में हम रहते थे उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। तुम उस पेड़ के पास जाना, वहां एक बड़ा पत्थर है। तुम उसे हटाना और उसके नीचे की जमीन को खोदना। वहां हमने एक छोटा संदूक रखा है जिसमें हमने कुछ पैसे तुम दोनों के भविष्य के लिए रखे थे। तुम उन पैसों को ले लेना और उससे कोई काम शुरू करना। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी। माँ, जब से आप और बाबा गए हो तब से हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है। आप जब अपने हाथ से हमें अंडा डोसा बनाकर खिलाती थी, वो पल हमारे लिए सबसे अच्छा पल होता था। आप दोनों फिर से हमारे पास लौट आओ ना माँ। फिर अचानक से सुबह हो जाती है और अंजलि की आंख खुलती है। वो देखती है तो उसकी माँ वहां नहीं होती। माँ, माँ! तभी प्रज्ञा भी जाग जाती है। अंजलि उसे अपने सपने की सारी बात बताती है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जाती हैं और उसके पीछे लगे पीपल के पेड़ के पास जो बड़ा सा पत्थर था उसे हटाती हैं और उस जमीन पर खोदना शुरू कर देती हैं। खोदने के कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है जिसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। ये देखो प्रज्ञा,
माँ ने जो सपने में कहा था वो सच में कहा था। ये पैसे माँ और बाबा ने हम दोनों के लिए जोड़ कर रखे हुए थे। ये हमारे बहुत काम आएंगे। आओ अब हम इन पैसों से खुद का कोई काम शुरू करेंगे। फिर वो दोनों बाजार जाती हैं और पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर जहाँ वो बाजार में देखती हैं कि वहाँ बहुत सारी तरह तरह की दुकानें हैं। यहाँ तो हर जगह अंडा या आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन तो कहीं समोसा है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या शुरू करें। दीदी, आपको याद है माँ कितना अच्छा अंडा डोसा बनाया करती थी? अगर हम भी माँ की तरह ही अंडा डोसा बनाए तो क्या पता सबको बहुत पसंद आ जाए। तू ठीक कह रही है छोटी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अंजलि को अपनी माँ के अंडे डोसे की रेसिपी अच्छे से पता थी। वो जल्दी से जरूरी सामान खरीद लेती है, फिर एक पुराना सा ठेला लगाकर अंडा डोसा बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार यहाँ आएगा। हाँ जल्दी आओ और अंडा डोसा खा के ढेर सारा मजा पाओ। पहले तो कोई भी उन दोनों की बात नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद एक आदमी उनके ठेले पर आता है। अंडा डोसा? ये तो पहली बार सुना है। जरा बनाकर खिलाओ तो कैसा है ये अंडा डोसा? अंजलि उसे अंडा डोसा बनाकर देती है, जिसे खाने के बाद वो आदमी कहता है, वाह, ये तो बहुत मजेदार है भाई। बस हल्का तीखा होता तो और मजेदार होता। इसके बाद अंजलि अपने डोसे और अंडे को थोड़ा और तीखा बनाती है और सांभर भी थोड़ा चटपटा बनाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोग आना शुरू होते हैं और उसके स्वादिष्ट अंडा डोसा खाकर सब बहुत खुश होते हैं। हर कोई ग्राहक एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट और कुछ तो तीसरी प्लेट भी खा जाते। उस दिन दोनों बहनों की अच्छी कमाई होती है। अब तो हर रोज वो अंडा डोसा का ठेला लगाती और अच्छी कमाई करती। एक शाम जब उनके सारे अंडा डोसा बिक गए तो आखिर में एक बूढ़ी माँ आती है। बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के सारे अंडा डोसा बिक चुके थे। उसने आखिर में अपने और प्रज्ञा के लिए एक अंडा डोसा बना कर रखा था, लेकिन बूढ़ी औरत के मांगने पर अंजलि वो उसे मुफ्त में खाने को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा उसे ढेरों आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। दीदी, आपने तो हमारे हिस्से का अंडा डोसा उस अम्मा को दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? प्रज्ञा, इन बूढ़ी अम्मा को भूख से तड़पता देख मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। आज उन पर जो बीती है वो उस दिन भूख के मारे हम पर बीत रही थी। और हमारा क्या है, अब तो हमने अच्छे पैसे कमा लिए। हम तो आज कहीं होटल में बैठकर खूब सारा खाना खाएंगे। वो दोनों एक होटल में जाती हैं, जहाँ गार्ड उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। अरे तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इस होटल में खाना खा सको। भाई साहब, आप हमारे कपड़ों पर मत जाइए, हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। तभी उस होटल का मालिक बाहर आता है और वो उन दोनों को देखते ही पहचान लेता है। अरे तुम दोनों तो वही हो ना जिनका अंडा डोसा आजकल बहुत बिकता है? बहुत तारीफ सुनी है लोगों से तुम्हारे अंडा डोसा की। बेटी, मैंने भी तुम्हारी तरह ही अपने काम की शुरुआत की थी और आज देखो भगवान का दिया सब कुछ है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने होटल का खाना खिलाता हूँ। मनोहर लाल उन दोनों को अपने होटल के अंदर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी से उन दोनों को मिलवाता है। उन दोनों को देखकर मनोहर की पत्नी को एक हादसे में खोई हुई अपनी दोनों बेटियों की याद आ जाती है। वो उन दोनों को पेट भर खाना खिलाते हैं। खाना खाते खाते वो दोनों अपनी दुख भरी दास्तान मनोहर और उसकी पत्नी को बताती हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए अकेले में बात करते हैं और जब वो जाने लगती हैं तो मनोहर उनसे कहता है, देखो बेटी, एक हादसे में हमने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जब हम दोनों ने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा हमारी बेटियां हमें वापस मिल गई हैं। हाँ बेटी, अगर तुम दोनों को बुरा न लगे तो क्या तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे घर में हमारी बेटियां बनकर रह सकती हो? तुम दोनों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें हमारी बच्चियां। अंजलि और प्रज्ञा उनके गले लग जाती है और खुशी खुशी मनोहर और उसकी पत्नी के साथ बड़े से घर में रहने लगती हैं।